हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू रिवीजन सीरीज फॉर +2 बिजनेस स्टडीज। एंड आज का हमारा टॉपिक रहेगा चैप्टर 6 जिसका नाम है बच्चा स्टाफिंग। हमने कौन से दो चैप्टर्स पीछे कर लिए? हम क्या पढ़ रहे हैं? फंक्शंस। फंक्शंस में कौन से फंक्शंस कवर हो गए? प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग। प्लानिंग में हमने क्या कर रहा था? सिर्फ सोचा था कि हमने ऑर्गेनाइजेशन ने जाना कहाँ है। ऑर्गेनाइजिंग में हमने क्या कर दिया बच्चा? हमने रिसोर्सेज को एलोकेट कर दिया कि कौन सा इंसान, कितने लोग कहाँ पे चाहिए। सिर्फ सोचने से चीजें पूरी नहीं होंगी। ये बच्चा स्टाफिंग एक ऐसा फंक्शन है जिसके बिना आप पूरी आपकी मैनेजमेंट का कुछ हो ही नहीं सकता। चीजों को एक इंसान ने सोच लिया, उससे भी कुछ नहीं होएगा। स्ट्रक्चर तैयार कर लिया कि यहाँ पे इतने बंदे बैठाने हैं, यहाँ पे इतने बंदे बैठाने हैं, उससे भी कुछ नहीं होएगा। ये वाला फंक्शन ऐसा फंक्शन है बच्चा जिसमें आपको इंसानों को, सही इंसान को सही जगह पे एंड सही टाइम पे लाके बैठाना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, सही इंसान हो, सही जगह हो। कि मतलब सही जगह का मतलब क्या है कि जिस उस इंसान की जो एबिलिटीज हैं, उसको जो जॉब पोजीशन दे रहे हैं, वो दोनों आपस में मैच करती है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट अदर थिंग इज सही टाइम पे। ऐसा नहीं है कि आज प्रोजेक्ट शुरू करा, 6 महीने बाद मैं बंदा अपॉइंट कर रही हूँ, जब टाइम ही निकल गया। तो सही टाइम भी होना चाहिए कि जिस टाइम पे, ना पहले ना बाद में। पहले कर लूंगी तो मेरे को एक्स्ट्रा उसकी कॉस्ट आएगी, बाद में करूंगी तो हो सकता है मैं अपनी कुछ अपॉर्चुनिटीज ही खो दूं। सही इंसान, सही जगह पे और सही टाइम पे आपको ये चैप्टर सिखाता है कि आप कैसे अपॉइंट कर सकते हैं। तो स्टाफिंग क्या है बच्चा? एक ऐसा पार्ट है प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट जिससे कि जो किस चीज़ से कंसर्न है कि आपको कैसे इंसान, लोग मिलेंगे, कैसे आप उन्हें यूज़ करोगे। यूज़ करने का मतलब ये नहीं होता कि हाँ जी अननेसेसरी किसी की मजबूरी का फायदा उठाना। यूज़ करना मतलब सही जगह पे लगाना, अपने ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए उनके ऑब्जेक्टिव्स भी पूरा करना और हमारे खुद के ऑब्जेक्टिव्स भी अचीव करवाना। एंड आगे क्या है? एंड मेंटेनिंग अ सेटिस्फैक्ट्री एंड सेटिस्फाइड वर्कफोर्स, कि हाँ जी वो आपके साथ खुश हो, ये भी आपको स्टाफिंग में इंश्योर करना पड़ेगा। अब कहते हैं इंपॉर्टेंस क्या है, आपको स्टाफिंग चाहिए क्यों? तो आइए देखते हैं स्टाफिंग की इंपॉर्टेंस क्या है। सबसे पहला क्या है? फिलिंग जॉब विद कॉम्पिटेंट पर्सोनल, कि जैसे जो इंसान सही जगह पे हमें चाहिए, कि हमें डिस्कवर करते हैं कि कैसा इंसान चाहिए, उसकी क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, कितना उसका एक्सपीरियंस हो। हर चीज़ हम इवेल्युएट करके उस इंसान को, सही इंसान को सही जगह पे लाके बिठा सकते हैं। किससे? स्टाफिंग के थ्रू। देन बेटर परफॉर्मेंस, अगर सही इंसान सही जॉब पे होएगा, ऑब्वियसली वो खुश होएगा, उसके इंटरेस्ट की जॉब है तो वो हमें आउटपुट भी अच्छी निकाल के देगा। सर्वाइवल एंड ग्रोथ। सर्वाइवल एंड ग्रोथ क्या है? कहते हैं बाकी जो भी मैनेजमेंट के फंक्शंस है, बाकी फंक्शंस किसकी बात कर रहे हैं? ये प्लानिंग हो गया, ऑर्गेनाइजिंग हो गया, कंट्रोलिंग हो गया, डायरेक्टिंग हो गया, ये सारे हो ही नहीं सकते अगर आपका ये वाला सही इंसान ना हो। आपने कोई ऐसा इंसान कर लिया जिससे भाई कोई नॉलेज ही नहीं है, ठीक है, आपने क्यों कर लिया? सस्ता मिल रहा था। बट अगर उसे कोई नॉलेज ही नहीं है, क्या तो आप उससे प्लान करवा लोगे, क्या आप उसे डायरेक्ट कर दोगे, क्या आप उससे कंट्रोलिंग कर लोगे? कुछ भी नहीं हो सकता। तो सही इंसान सही जॉब पे होना चाहिए जिससे कि क्या है, आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ भी कर सको। देन कम्स ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्स क्या है? जब हमने 4 M's पढ़े उसमें हमारा एक रिसोर्स क्या था बच्चा? मैन। मैन भी क्या है? एक सबसे मेजर रिसोर्स होता है जो भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के पास है, उसका ऑप्टिमम यूज। ऑप्टिमम यूज का मतलब क्या हो गया कि अगर आपने किसी इंसान को उसकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग, उसके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग जॉब दे रखी है तो वो उतना ही अच्छा परफॉर्म करेगा। आप उसे पे भी दे रहे हो। अब मैं कहूँ कि मेरे पास 2 ऑप्शन है कि मैं 5,000 में 5,000 के 2 एम्प्लॉयज ले लूँ या 10,000 का 1 एम्प्लॉय ले लूँ। तो कईयों को क्या लगेगा, यार 2 ले लो, 2 से ज्यादा काम करवा सकेंगे। एक लगेगा कि नहीं यार 10,000 वाला लो जिसके पास एक्सपीरियंस है, ट्रेनिंग भी है। दूसरा सोच सकता है एक्सपीरियंस और ट्रेनिंग तो वैसे दे दूंगा, मेरे को 5,000 के 2 एम्प्लॉयज मिल रहे हैं। बट आपको क्या करना है? ऑप्टिमम। आपका रिसोर्स क्या है? पैसा भी लग रहा है, आपका एम्प्लॉय भी बैठा है। अगर आपको वो एक एम्प्लॉय 4 के बराबर का काम करके दे सकता है तो बेटर है ना, एक को एम्प्लॉय करो, चाहे वो थोड़ा महंगा मिल रहा है। तो इसमें क्या है कि भाई अपने अपने रिसोर्सेज को ऑप्टिमली यूटिलाइज करना है, इतने अच्छे से कि भाई आप पैसा भी लगा रहे हो, उस पर एक इंसान भी लगा रहे हो, उसको ट्रेनिंग भी दी है, डेवलपमेंट भी दी है, तो उसके थ्रू आपको कुछ आउटपुट निकल के आए।
तो ये है कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, कि जो आप प्रिक्योर कर रहे हो, जैसी क्वालिफिकेशन चाहिए, जितनी क्वालिटी, जैसी क्वालिटी का इंसान चाहिए, जितने लोग चाहिए, वो सब लेना और उन्हें क्या करना है कि आप इस पोजीशन में हो। ना तो आपके पास ओवर स्टाफिंग होनी चाहिए, ओवर स्टाफिंग होगी तो क्या है, आपकी एक्स्ट्रा पे पड़ेगी। अंडर स्टाफिंग की सिचुएशन होगी तो उससे क्या होएगा बच्चा आपका कि हाँ जी, आपका अगर अंडर स्टाफिंग है तो हो सकता है आप कोई अपॉर्चुनिटीज अपनी लूज कर दो। क्लियर है? तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज में क्या है, ना आपके पास अंडर स्टाफिंग की सिचुएशन हो, ना ही तो ओवर स्टाफिंग की सिचुएशन हो। देन इम्प्रूव जॉब सेटिस्फेक्शन एंड मोराल। इसमें क्या कहते हैं कि हाँ जी, अगर आप एक इंसान को उसकी ऑब्जेक्टिव असेसमेंट करते हो, ऑब्जेक्टिव असेसमेंट का मतलब क्या है, मैंने आपको क्लास में भी क्लियर करा था, जो चाहिए एग्जैक्टली उस चीज को, कि उसमें इफ बट नहीं होएगा, मतलब हाँ जी एग्जैक्ट देखना कि हाँ जी ये इंसान की नीड्स क्या है, इसने हमें क्यों ज्वाइन करा है, उसकी एक ऑब्जेक्टिव असेसमेंट करना और उसको फेयरली रिवॉर्ड करना कि हाँ जी जो उसे चाहिए हमने वो उससे दे दिया और जो हमें चाहिए था वो इंसान ने हमें निकाल के दे दिया। क्लियर है बच्चा? फटाफट से एक बार इंपॉर्टेंस देखेंगे फिर हम आगे बढ़ते हैं। डन बच्चा, हो जाएगा। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज योर स्टेप्स इन स्टाफिंग प्रोसेस। अब जब आप स्टाफिंग करने जा रहे हैं, मैं कहूँ मैंने एक नई ऑर्गेनाइजेशन खोली है, मैं नई की बात करूँगी, ठीक है। सबसे पहले मैंने क्या करा, प्लानिंग कर ली कि भाई मेरे को मेरी ऑर्गेनाइजेशन खोल के काम क्या करना है। फिर मैंने सोच लिया कि भाई देखो मैंने ये डिपार्टमेंट्स रखते हैं, मेरे को इस डिपार्टमेंट में इतने बंदे चाहिए, इस डिपार्टमेंट में इतने बंदे चाहिए, जो मैं कौन किसको हेड बनाऊंगी, कितने लोग उसके नीचे रहेंगे, सारा कुछ मेरा क्लियर है। अब मैं बैठ के एक पैनल लेके कि हाँ जी मेरे साथ 3-4 मेरे पार्टनर्स हैं, हम बैठे हैं और हम आज क्या करने जा रहे हैं, असेस करने जा रहे हैं कि भाई हमने किसको अपनी ऑर्गेनाइजेशन में रखना है। तो उसका प्रोसेस क्या रहेगा, सबसे पहली चीज रहेगी बच्चा आपकी एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायर, कि सबसे पहली चीज जब आप बंदे अपॉइंट करने जा रहे हो आपको ये पता होना चाहिए कि आपको कितने लोग चाहिए। लोग चाहिए का मतलब क्यों ये पता होना चाहिए। हम दो बातें करते हैं, अगर तो बेटा मेरी नई ऑर्गेनाइजेशन है तो उस केस में क्या है, मेरे को पता है कि भाई मेरे को सारी रिक्रूटमेंट बाहर से ही करनी पड़ेगी। बट बेटा व्हाट इफ अगर मेरी एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन है, अगर मैं आज जीके की बात करूं, सपोज करो हमें एक टाइपिस्ट चाहिए, आज के टाइम में हमें एक टाइपिस्ट की रिक्वायरमेंट है, तो उस टाइम में क्या हुआ, पहले क्या मैं सीधा से बाहर से लोग मंगवाने शुरू कर दूंगी, नहीं, पहले मेरे को मेरी रिक्वायरमेंट पता लगी कि भाई मेरे को 1 या 2 टाइपिस्ट चाहिए, उसके बाद मैं अपने एग्जिस्टिंग वर्कफोर्स को देखूंगी कि क्या मेरी वर्कफोर्स में कोई ऐसा इंसान है जो फ्री बैठे, फ्री भी होना चाहिए, एट द सेम टाइम उसके पास टाइपिंग के स्किल्स भी होने चाहिए। अगर मेरी ये दोनों रिक्वायरमेंट मेरी एग्जिस्टिंग ऑपरेशंस में से, एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन में ही पूरा हो जाता है, तो मैं क्यों बाहर जाऊंगी, क्यों अपने एक्स्ट्रा रिसोर्सेज लगाऊंगी। तो ये हर चीज आपको इसलिए देखना पड़ता है, पहले एस्टिमेट करनी है कि आपको कितने लोग चाहिए। इसमें इट एम्स टू डिटरमाइन द नंबर एंड टाइप ऑफ एम्प्लॉय। नंबर तो समझ में आ गया कि 10 चाहिए, 20 चाहिए, 30 चाहिए। टाइप का मतलब क्या है, टाइप का मतलब है कि उसके पास क्या स्किल होना चाहिए, कितनी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, कितना एक्सपीरियंस आप मांगते हो, ये हर चीज आप किस में देखोगे बेटा, टाइप में। टाइप में क्या है कि आपको कितना एक्सपीरियंस मांग रहे हो, कितनी टाइप मांग रहे हो, वो हर चीज़ आप किस में देखोगे बच्चा, टाइप ऑफ एम्प्लॉय आपको कैसा चाहिए। जो मैन पावर की रिक्वायरमेंट है इसको 2 तरीके से एनालाइज किया जा सकता है। सबसे पहले वर्कलोड एनालिसिस। वर्कलोड एनालिसिस ये कहता है कि भाई अपना नंबर और अपना टाइप देखो कि आप लोग कैसे एम्प्लॉयज की ज़रूरत है। उसके बाद एक सबसे पहले जो चीज़ कर लेना दैट इज वर्कफोर्स एनालिसिस। वर्कफोर्स एनालिसिस क्या कहता है, ह्यूमन रिसोर्स अवेलेबल विद इन ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले देखो कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कितने लोग हैं,
क्या उसमें कोई एक्स्ट्रा लोग हैं जिसे आप शिफ्ट करवा के अपनी एग्जिस्टिंग जो आपकी वर्क ये आपको रिक्वायरमेंट आई है मैन पावर की, क्या आप उसे पूरा कर सकते हो या नहीं? तो क्या है वर्कलोड, काम कितना है, कौन करेगा, कैसा इंसान चाहिए, देन वर्कफोर्स ये बताता है कि हाँ आपके एग्जिस्टिंग कितने एम्प्लॉयज हैं, आप उनको एनालाइज करो कि क्या आप किसी को शिफ्ट कर सकते हो या नहीं। ठीक है, अब मेरे को पता लग गया कि भाई मेरे को 10 लोग चाहिए, उसमें से 4 लोग ऐसे हैं जो मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बीच में से ही सिलेक्ट कर लूंगी। सेकंड आया मेरा 6 लोग की रिक्वायरमेंट अभी भी पड़ी है, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा बच्चा? रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट का मतलब क्या है? सर्चिंग फॉर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज की। अब मैं देखूंगी कि भाई जो मेरे को 6 लोगों की रिक्वायरमेंट थी वो रिक्वायरमेंट मेरी कहाँ से पूरी हो सकती है, मैं किसको बोलूं, किस तरीके से मैं अपनी वो 6 लोगों की रिक्वायरमेंट पूरी करूं, वो हम देखेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन कैसे अपनी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करवाते हैं। तो सेकंड स्टेप क्या हो गया आपका? रिक्रूटमेंट। ये देखना कि आप वो इंसानों को लाओगे कहां से, लेके नहीं आए हो, सिर्फ आपने अभी जगह देखी है कि कहां से आ सकते हैं। क्लियर है बच्चा? देन कम्स योर सिलेक्शन। अब जगह पता लगी, जैसे मैं कहूं कि हाँ जी मैंने अपने एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज को ही बोल दिया कि आप रेफरेंस डालो किसी का, अब उन्होंने रिक्रूटमेंट होगी, मैंने सोर्स पता कर लिया, मैं एम्प्लॉयज कहां से लाऊंगी, अब मैं उनकी क्या करूंगी? सिलेक्शन। अब मेरे को क्या करना है कि जो बेस्ट पर्सन है आउट ऑफ द पूल, कि जो मेरा एक पूल बना है, अलग अलग लोगों की एप्लीकेशंस आई, जो जो अप्लाई करना चाहते हैं सबने मेरे पास अप्लाई करा, उनमें से अपना बेस्ट कैंडिडेट सिलेक्ट कर दूंगी, जो कि मेरे पास कहां से आई है एप्लीकेशन, पूल बना कहां से था? मेरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस से। देन क्या है बच्चा आपका? प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। प्लेसमेंट का मतलब क्या था कि उस इंसान को उसकी सही जगह दिखा देना कि भाई ये तेरा टेबल है, यहाँ पे बैठ के तुमने काम करना है, ये तेरे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेंगी, वो सब बता दिया। सिर्फ उतना बताना जरूरी नहीं है, अब उसके साथ क्या करवानी पड़ेगी मेरे को? ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का मतलब क्या था बच्चा? उस एम्प्लॉय को इंट्रोड्यूस करवाना अपने पुराने एग्जिस्टिंग जो भी एम्प्लॉयज हैं उनके साथ। क्यों? उसको एक माहौल भी मिलना चाहिए, उसे कंफर्टेबल भी फील हो कि भाई हाँ मेरे जैसे ही लोग हैं, मैं एडजस्ट हो जाऊंगा। वरना क्या है, मतलब वो आके बैठेगा, दूसरे लोग बैठ के उसे हंस रहे हैं, उसकी ड्रेसिंग पे हंस रहे हैं, कोई ऐसे जगह कैसे बात कर रहा है उसे जज कर रहे हैं, तो एक बार आपको उसको बाकी एम्प्लॉय से मिलवाना पड़ेगा और इंश्योर करना पड़ेगा कि भाई इसे एक हेल्दी वर्किंग एनवायरनमेंट मिले। ऐसा नहीं कि आज एम्प्लॉय आया, दूसरे हंसने लगे, उसे इतना अनकंफर्टेबल फील होगा कि वो अगले दिन आया ही नहीं। तो इसलिए आपको प्लेसमेंट, उसे उसकी सही जगह दिखाना, काम बताना, सेकेंड टाइम उसे जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज है उनके साथ मिलवाना। देन कम्स योर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट क्या है? अब आपने एम्प्लॉय को बता तो दिया कि तूने ये काम करना है, बट उससे वो काम आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग करवाना कि जैसे आपकी रिक्वायरमेंट है वैसे हो, तो उसके लिए आपको क्या करवाना पड़ेगा? उसकी ट्रेनिंग करवानी पड़ेगी, जिससे उसे वो नॉलेज देनी पड़ेगी जो कि एग्जैक्ट आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जरूरी है। अब मैं कहूँ कि हाँ जी मैंने कोई टाइपिस्ट ढूंढ लिया, उसी के एग्जाम्पल लेते हैं। टाइपिंग वाले को क्या आता है? सिर्फ टाइपिंग करना, बट हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक फॉर्मेट है। जैसे हमारी बुक्स का फॉर्मेट अलग रहता है कि कहाँ पे टेबल डालने हैं, कैसे हम बुलेट्स लगाते हैं, वो हर चीज उसे तो पता नहीं है, तो उसके लिए उसे क्या करना पड़ेगा? पहले ट्रेन करना पड़ेगा कि भाई टाइपिंग तो कर लेगा बट हमारे अकॉर्डिंग करके दे, हमें ये फॉर्मेट चाहिए, हमें जैसे हम बुलेट्स लगाते हैं, वो सारी चीज उस एम्प्लॉय को बताना, उसको उसकी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट करवाना, ताकि वो बाकी जो पहले काम कर रहे हैं उनके साथ उसकी एक वेवलेंथ मैच हो सके। क्लियर है बच्चा? हो जाएगा। कौन कौन से स्टेप्स थे फटाफट से एक बार बोलेंगे। सबसे पहले मैन पावर पता हो, मैन पावर पता लगी कि कितनी चाहिए, उसके बाद क्या है? रिक्रूटमेंट की प्रोसेस ढूंढना है कि वो सब आएंगे कहाँ से। अब एम्प्लॉयज भी आ गए, उनमें से बेस्ट वाला सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट कर लिया, अब उसे उसकी जगह दिखानी है, प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन, एंड देन लास्ट वन इज ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। अब बच्चा एक ध्यान रखना कि ये 5 स्टेप सिर्फ तब फॉलो होंगे जहां पे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का कंसेप्ट नहीं है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है? आजकल के टाइम में बच्चा अलग से एक डिपार्टमेंट बना दिया जाता है, टीम बना दी जाती है कि आप लोग हम आपको अपनी वैकेंसीज बताएंगे, रिक्वायरमेंट्स बताएंगे, आप बाहर से जाके बंदा ढूंढ के लाओ। अगर तो किसी की ये रिक्वायरमेंट है कि हाँ जी उसने आपको बंदा ला के दे दिया, तब आपको सिर्फ ये 5 स्टेप फॉलो करने। बट अगर आपका नेक्स्ट आ जाता है कि 3 मोर स्टेप्स फॉर द फर्म विदाउट अ सेपरेट ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, कि जिनके पास एक्स्ट्रा ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट नहीं है उन्हें एडिशनल ये स्टेप्स भी फॉलो करते हैं। तो कौन सा स्टेप है बच्चा? परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल का मतलब क्या है कि एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करना एंड अकॉर्डिंगली उन्हें क्या करना, कोई भी रिवॉर्ड्स देना, जिससे कि भाई उन्हें एक मोटिवेशन आ सके कि हाँ जी ये लोग भी हमें अपना मानते हैं और हम जितनी मेहनत करते हैं उसके अकॉर्डिंग हमें पे भी करा जाता है। देन प्रमोशन एंड
करियर प्लानिंग। प्रमोशन में क्या है बच्चा कि जिसमें आप इंकरेज करते हैं एम्प्लॉयज़ को, ऑर्गेनाइजेशन मस्ट इंकरेज द एम्प्लॉयज़ टू ग्रो एंड रियलाइज देयर फुल पोटेंशियल, ताकि वो अपना पूरा पोटेंशियल ले सके। प्रमोशन में क्या है, जनरली आप उसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी, ज़्यादा पे दे देते हो, स्टेटस बढ़ा देते हो, और उसमें क्या है कि हाँ जी उसे ज़्यादा खुशी की, जहाँ उसे हर लोग अच्छी निगाह से देखते हैं कि भाई ये प्रमोट हो गया, ये हायर पोजीशन पे चला गया, अब ये हमारा बॉस बन गया, ये सब एम्प्लॉय को फील करवाना, ये भी काम रह जाता है। एंड देन कम्स योर कंपनसेशन। कंपनसेशन क्या होता है कि बच्चे जितना उसने काम करा है उस अकॉर्डिंग उस एम्प्लॉय को पे भी देना। तो कंपनसेशन रेफर्स टू ऑल फॉर्म ऑफ पे या फिर रिवॉर्ड गिवन टू एन एम्प्लॉय, जो कि किसी भी तरह का कोई भी पे या आप उसे रिवॉर्ड दे रहे हैं तो उसे किसका नाम दे दिया जाता है, कंपनसेशन। कंपनसेशन में बेटा सिर्फ सैलरी नहीं आती, इसमें चाहे आप उसे मॉनेटरी टर्म्स में कुछ दे रहे हो चाहे नॉन मॉनेटरी टर्म्स में दे रहे हो, दोनों किस में आ जाता है, आपके कंपनसेशन में आ जाता है। तो इसमें क्या है, चाहे आप उसे डायरेक्ट कोई फाइनेंशियल पेमेंट्स दे रहे हो, वेजेस, सैलरी दे दिया, कोई इनिशिएटिव दे दिया, कोई कमीशन वगैरह दे दिया, वो सब भी आ जाएगा। एट द सेम टाइम जो आप इनडायरेक्ट पेमेंट्स कर रहे हो, जैसे उसे रहने के लिए घर दे दिया, फ्री में कार दे दी, ऐसा कुछ भी और एक्स्ट्रा बेनिफिट दे दिया, वो भी आपकी किसका पार्ट बन जाएगा, कंपनसेशन का पार्ट बन जाएगा। क्लियर है? फटाफट से एक बार देख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। डन बच्चे, हो जाएगा। नेक्स्ट है बच्चा अब आपका कंपोनेंट्स ऑफ स्टाफिंग की, जो ये स्टाफिंग वर्ड है ये किस किस चीज़ को मिला के बना जाए। कई लोगों को ये लगता था कि स्टाफिंग में क्या है, स्टाफिंग का मतलब ये होता है कि इंसान को अपने यहाँ पे रख लिया तो दैट इज़ द पार्ट ऑफ स्टाफिंग, कि हाँ जी बंदा चाहिए था और बंदा आ गया तो वो स्टाफिंग होगी। बट स्टाफिंग बेटा 3 चीज़ों को मिला के बनती है। कौन कौन सी? सबसे पहले आ जाती है इसमें रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट का मतलब क्या है, इंसान को सिर्फ ढूंढने का प्रोसेस भी किसका बन जाएगा, वरना पता क्या लगता है, सिर्फ सिलेक्ट करना आदमी को, वो किसका पार्ट है, स्टाफिंग का। अगर किसी ने नहीं प्रॉपरली पढ़ा तो उसे लगेगा स्टाफिंग मतलब क्या है, इन लोगों को यहाँ पे बिठा लेना, बट स्टाफिंग में सिर्फ लोगों को बिठाना नहीं, लोगों को ढूंढना, अपने एम्प्लॉयज़ जो हमें चाहिए उन्हें ढूंढने का प्रोसेस भी किसका पार्ट होता है बच्चा, आपका स्टाफिंग का। सिलेक्शन तो है ही है कि कैसे वो सिलेक्ट होंगे, उसके बाद उन्हें सही जॉब के लिए जैसा चाहिए सही नॉलेज देना, मतलब उनकी ट्रेनिंग करवाना भी किसका पार्ट है बच्चा, स्टाफिंग का प्रोसेस है। अगर ये स्टाफिंग वर्ड है 3 चीज़ों को के बनता है। पहला क्या है, रिक्रूटमेंट, देन सिलेक्शन एंड देन कम्स योर ट्रेनिंग। ठीक है, आइए अब एक एक करके इन चैप्टर्स को खोलते हैं। सबसे पहला क्या है बच्चा आपका, रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट का मतलब क्या है, रिक्रूटमेंट रेफर्स टू अ प्रोसेस ऑफ सर्चिंग फॉर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज। प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज मतलब जिसमें वो काबिलियत है कि वो हमारा एम्प्लॉय बन सकता है और उन्हें इनकरेज करना किस चीज़ के लिए, कि भाई आओ और हमारी ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई भी करो। अब मेरे को पता है कि भाई लोग तो कितने हैं जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर सकते हैं, बट उनके अंदर एक इनकरेज भी तो करें कि भाई आओ और हमारी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करो। क्यों वो हमें चुनेंगे, क्यों चुनेंगे? अगर उन्हें दिखता है कि भाई यहाँ पे हमें ग्रोथ मिल रही है, सिर्फ तभी आप भी कल को किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हो, आप एज ए एम्प्लॉय उन्हें ज्वाइन करते हो, तो आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को क्यों सिलेक्ट करोगे? अगर आपको ये चीज़ पता हो कि भाई जिस जगह मैं आज ज्वाइन करूंगा 10 साल बाद मैं उसी जगह पे नहीं पाया जाऊंगा, ठीक है, मेरी कोई ग्रोथ, मेरी कोई प्रमोशन मेरे को दिखेगी, तो इसी वजह से उन्हें इनकरेज भी करना है कि आओ हमारी ऑर्गेनाइजेशन में खुद को अप्लाई करो या फिर जॉब्स के लिए देखो। अब ये जो सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट, हमने ये तो देख लिया कि भाई हमने पहले लोगों को ढूंढना है, अब लोगों को ढूंढा कहाँ से जा सकते हैं, तो 2 सोर्सेज से हमारे जो जहाँ पे हमें एम्प्लॉय चाहिए उसको ढूंढा जा सकता है। कौन कौन से बेटा? पहला है आपका इंटरनल सोर्स एंड देन कम्स योर एक्सटर्नल सोर्स। मतलब सबसे पहले हम कहते हैं ना कि हमें कोई बंदा चाहिए, तो वो पहला बंदा आप कहाँ से ढूंढोगे? सीधा बाहर नहीं जाओगे, पहले आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही देखोगे कि हो सकता है कहीं किसी डिपार्टमेंट में आपके पास ओवर स्टाफिंग हो,
और किसी में अंडर स्टाफिंग चल रही है तो वहाँ से आप एम्प्लॉयज़ को शिफ्ट कर सकते हो। तो यही चीज़ें आप करते हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही। सबसे पहले अपने घर में ही देखा जाता है, जब किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट आती है फिर ही हम मार्केट में जाते हैं और उस चीज़ को लेके आते हैं। तो सबसे पहले क्या है, आपको इंटरनल सोर्सेज से देखना पड़ेगा। अब इंटरनल सोर्सेज से हम अपने लोगों की रिक्वायरमेंट्स कैसे पूरी कर सकते हैं, दो तरीके से, वन इज प्रमोशन एंड अदर वन इज ट्रांसफर। प्रमोशन एंड ट्रांसफर में जो सबसे बड़ा डिफरेंस है, प्रमोशन में एक एम्प्लॉय का स्टेटस जो है वो बढ़ जाता है, ठीक है, कि मैं कहूं मैंने उसे हायर पोजीशन पे बिठा दिया, उसकी पे स्केल बढ़ गई, ठीक है, ऐसी चीजें होती है जिसमें इंसान को हाँ उसका स्टेटस बढ़ गया। तो ये चीज किसमें पाई जाती है, हमारे प्रमोशन में। बट इन केस ऑफ ट्रांसफर, ट्रांसफर के केस में उसे सिर्फ डिपार्टमेंट चेंज कर दिया जाता है, बट उसका कोई ऐसा नहीं है कि बहुत मेजॉरिटी उसके स्टेटस में हाइक आ गया या उसकी सैलरी में हाइक है, ऐसा नहीं होता। क्लियर है बच्चा। अब मैं कहूं कि कोई इंप्लॉय था 10 साल से मेरे साथ काम कर रहा था, उसे एक बंदा लीड करता था, उसका एक मैनेजर था जो उसे लीड करता था, तो उसे अपने मैनेजर के सारे काम पता होंगे। इंस्टेड मैं बाहर से एक नया मैनेजर लाके उसके ऊपर बिठा दूं, मेरी पहली प्रायोरिटी क्या होएगी कि जिस इंसान ने उसे जो इंसान उससे गाइड हुआ है, जो हमेशा उससे काम करवाता था, उसे पूरा क्लियर है, तो पहली प्रेफरेंस ये होगी कि भाई मैं इस पोजीशन को ऊपर ले आऊं, इस इंसान को अब मैनेजर बना दूं और मैं जो एम्प्लॉय रखना है वो बाहर से लाके रख दूं कि अब तू इसे गाइड कर। क्लियर है। तो ये चीज क्या है, अब मैंने उसे क्या कर दी, प्रमोशन दे दी। अब मैं कहूं अगर मेरे पास कोई ऐसी सिचुएशन आ गई कि मेरे पास एक डिपार्टमेंट में ओवर स्टाफिंग है, एक डिपार्टमेंट में अंडर स्टाफिंग, तो मैं कुछ एम्प्लॉयज को बोलेंगे भैया आप फ्री बैठे हो, आप जाके मेरे इस डिपार्टमेंट में काम करो। मैं उनकी कोई सैलरी चेंज नहीं कर रही हूँ, उनका कोई स्टेटस चेंज नहीं कर रही हूँ, बट मैं सिर्फ उन्हें एक डिपार्टमेंट से लाके दूसरे डिपार्टमेंट में बिठा रही हूँ। तो वो किसका पार्ट बन जाता है बच्चा, आपकी ट्रांसफर का। ठीक है। एंड देन जब मेरी रिक्वायरमेंट्स मेरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से पूरी नहीं होती तो उस केस में क्या होता है बच्चा, मुझे बाहर जाना पड़ता है, मतलब आई हैव टू रिलाई ऑन एक्सटर्नल सोर्सेज। तो ये भी हम एक एक देख के करेंगे कि हाँ जी एक्सटर्नल सोर्सेज से हम कैसे कैसे एम्प्लॉयज को रख सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं अपनी जर्नी के साथ। सबसे पहला क्या है बच्चा आपका इंटरनल सोर्सेज, जिसमें कि दो पार्ट्स हैं, वन इज प्रमोशन एंड अदर वन इज ट्रांसफर। प्रमोशन में क्या है, एक एम्प्लॉय को आप शिफ्ट कर देते हो फ्रॉम अ लोअर लेवल पोजीशन टू अ हायर लेवल पोजीशन। सबसे मेन चीज, बच्चे इस चीज पे कंसंट्रेशन नहीं देते हैं, ज्यादा फोकस नहीं देते हैं बेटा, बट ये एक डिफरेंस है जो प्रमोशन एंड ट्रांसफर के बीच में, कि प्रमोशन में क्या है, एक छोटे लेवल से एम्प्लॉय किस पे जा रहा है, बड़े लेवल पे, बट ट्रांसफर क्या है, शिफ्टिंग ऑफ एन एम्प्लॉय फ्रॉम हायर टू लोअर, मीन वन जॉब टू अनदर, वन डिपार्टमेंट टू अनदर, या फिर फ्रॉम वन शिफ्ट टू अनदर, कि हाँ जी तू रात की शिफ्ट लगाता था अब तू मॉर्निंग की शिफ्ट में आ जा, शिफ्ट बदल देना, उसके वर्किंग आवर्स बदल देना, सिर्फ वो भी क्या है उसकी ट्रांसफर का पार्ट बन जाते हैं, विदाउट अ सब्सटेंशिव चेंज इन रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर स्टेटस ऑफ एन एम्प्लॉय। इसमें उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसका जो पे स्केल है या उसका स्टेटस है, उसमें कोई भी मेजर चेंज नहीं आ सकता। हाँ थोड़ा बहुत आ सकता है बट ज़्यादा चेंज नहीं आता है। क्लियर है बच्चा, याद रहेगा। एंड देन लेट अस स्टार्ट विद योर एक्सटर्नल सोर्सेज। एक्सटर्नल सोर्सेज में देखते हैं आपका क्या क्या है। सबसे पहला क्या है बच्चा आपका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में क्या है कि ये ज़्यादा मैंने आपको बताया भी था कि ये जो लोग होते हैं वो होते हैं जो हम कहते हैं जिनके पास कोई ज़्यादा स्किल नहीं चाहिए होता, या फिर सेमी स्किल्ड वर्कर्स या फिर अनस्किल्ड वर्कर्स जब हमें चाहिए रहते हैं, तो उस केस में क्या है, हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बाहर एक नोटिस लगा देते हैं कि भाई हमें इतने लोगों की रिक्वायरमेंट है। तो ये क्या है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का एक वे है जिसमें एक नोटिस लगा दिया जाता है, कहाँ पे, नोटिस बोर्ड पे, और उसमें ये स्पेसिफाई कर जाते हैं कि भाई हमारे इस इतने लोगों की उनके पास ये स्किल हो, हमें इतने दिनों के लिए ज़रूरत है। तो वो किसका पार्ट बन जाता है बच्चा, आपका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का। एंड देन कम्स योर कैजुअल कॉलर्स। कैजुअल कॉलर्स क्या है बेटा, बहुत क्वेश्चन आता है इस पे। कैजुअल कॉलर्स, कैजुअल कॉलर्स क्या है जैसे मैं कहूँ ऑर्गेनाइजेशन में वैकेंसी नहीं है बट डायरेक्ट कोई वॉक इन आ गई, उसने अपना रिज्यूमे दे दिया कि भाई मेरी ये क्वालिफिकेशन है, ठीक है, मेरे पास इतना एक्सपीरियंस है, आप मेरे को रख लो। उस टाइम पे हम उसे क्या बोलेंगे कि भाई अभी हमारे पास वैकेंसी नहीं है, बट हमने उस इंसान का क्या कर लिया, रिज्यूमे लेके रख लिया कि भाई आप अपना रिज्यूमे दे दो, इन केस हमें फ्यूचर में अगर कभी वैकेंसी आई तो हम आपको कॉल कर देंगे। तो ये वही चीज़ होता है कि रैंडमली ऑर्गेनाइजेशन के पास वॉक इन्स आते रहते हैं और वो उनका रिज्यूमे इकट्ठा करके रख लेते हैं। जब उनके पास कोई वैकेंसी आती है तो सबसे पहले वो अपनी रिज्यूमे वाली फाइल को देखते हैं और देखते हैं कि हाँ जी कोई ऐसा कैंडिडेट था
जो हमारे अकॉर्डिंग हमारी नीड्स को पूरा करता हो, तो जस्ट उसे कॉल दे दी जाती है कि क्या आप फ्री हैं, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में ये वैकेंसी, आप आना चाहते हैं तो आके आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये क्या होता है बच्चा, कैजुअल कॉलर्स होते हैं, जिसमें वॉलंटरी एप्लीकेशंस आ जाती है किससे, जॉब सीकर्स के द्वारा, जिन्हें जॉब चाहिए एट वेरियस पॉइंट ऑफ टाइम, अलग अलग टाइम पे। उस टाइम पे हमारे पास वैकेंसी नहीं होती, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। जब कैजुअल कॉलर्स के रिज्यूमे आते हैं उस टाइम पे हमारे पास वैकेंसी नहीं होती, बट क्या है, जब हमारे पास वैकेंसी आती है हम उसे कॉल करके बुला लेते हैं, और ये सबसे ज़्यादा इकोनॉमिकल मेथड है, सस्ता मेथड है, क्योंकि हमें इसके लिए कुछ भी एफर्ट्स अलग से डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी। देन कम्स योर एडवर्टीजमेंट। ये तो बहुत कॉमन है, जब आप अलग अलग न्यूज़पेपर्स में, कोई ट्रेड, कोई जर्नल्स में आप अपना एक ऐसी वो दे देते हो, वैकेंसी दे देते हो कि भाई हमारे यहाँ पे वैकेंसी है। ये कहीं ना कहीं थोड़ा एक एक्सपेंसिव वे है, एडवर्टीजमेंट देना न्यूज़पेपर वगैरह में थोड़ा महंगा पड़ जाता है। तो ये क्या है, जिसमें आप पूरी डिस्क्रिप्शन दे देते हो कि भाई हमें इस क्वालिफिकेशन का ऐसा बंदा चाहिए। तो वो कैसे बन जाते हैं, थ्रू योर एडवर्टीजमेंट। देन कम्स योर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज क्या है बेटा, इसको ना जो बच्चा पढ़ के नहीं जाएगा या पेपर में क्लिक नहीं करेगा ना, वो पता क्या करेगा एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में, क्या समझोगे? एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज जब वर्ड सुना तो क्या समझ में आएगा? यही आता ना एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में, मतलब वो पता क्या लिखते हैं इसमें, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में बंदा दे देना। बट वो क्या है, एक्सटर्नल है क्या? वो तो इंटरनल है। तो ये चीज़ तो यहाँ पे फिट ही नहीं बैठती। तो ये ध्यान रखना। बहुत सारे बच्चों ने हमेशा ये गलती कर रखी थी, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज याद नहीं आता क्या है, चलो यार कुछ तो लिख दो, शायद एक आधा नंबर मिल जाए। तो ये होता है कि जब एक जगह से दूसरी जगह पे एम्प्लॉय एक्सचेंज कर दिया जाता है तो उन्हें बोलता है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। तो बट ऐसा नहीं होता बेटा, ये ऐसी एजेंसीज होती हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा रन करी जाती हैं। अगर आप इसे इन डिटेल पढ़ोगे तो हमने ये पढ़ा था कि कुछ गवर्नमेंट्स ने ये मैंडेटरी कर रखा है कि आपके यहाँ पे कोई भी लाइक वैकेंसी होती है तो आपको हमें इंटीमेट करना पड़ेगा। इनके पास, गवर्नमेंट एजेंसीज के पास एक ऐसा डाटाबेस रखा हुआ होता है जिसमें जिनको जॉब्स चाहिए तो उनका पूरा डिटेल ये लोग रखते हैं, और कोई भी इंसान, कोई भी कंपनी ने अप्रोच करता है तो ये लोग उन्हें वो डाटा दे देते हैं, वो अपनी मर्जी से जैसा इंसान चाहिए वो उसे सिलेक्ट कर लेता है। बट इसका एक ड्रॉबैक हमने पढ़ा था कि ये अप टू डेट नहीं होता। ये कई बार ये डाटा गवर्नमेंट के लोग चला रहे हैं तो ज़्यादा अपडेट नहीं करते हैं, बहुत पुराना डाटा होता है, तो कंपनीज के लिए ज़्यादा ये रेलिवेंट नहीं रहता। तो बट ये मेजर चीज़ जो आपने याद रखनी है इसमें क्या है, ये वैसे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है जिन्हें चलाता कौन है बेटा, दे आर रन बाय गवर्नमेंट के द्वारा चल रहे हैं, जिसमें आप अनस्किल्ड या फिर आपके सेमी स्किल्ड वर्कर्स की जो भी रिक्वायरमेंट है उसे पूरा करवा सकते हैं। देन कम्स योर प्लेसमेंट एजेंसीज एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स। इसमें कौन से लोग आ जाते हैं बेटा, ये भी वैसी ही होती है जैसे गवर्नमेंट एजेंसीज है, बट ये कुछ प्राइवेट लोग होते हैं जो कि एक प्रॉपर डाटाबेस बनाते हैं। जैसे वो कॉल करके पूछते हैं कि आपके यहाँ पे कोई वैकेंसी है, आपको कोई इंसान चाहिए, तो ये लोग पूरी जो भी आप उन्हें जॉब डिस्क्रिप्शन देते हो कि हमें ऐसा इंसान चाहिए, ये लोग आपको वैसा इंसान अरेंज करवा के देते हैं, ठीक है। और ये इसके बदले में क्या चार्ज करते हैं, कुछ फी हो सकता है ये आपसे चार्ज करे, हो सकता है ये कुछ एम्प्लॉई से चार्ज करे कि भाई मैं तेरी प्लेसमेंट करवा दूंगा, मैं और तेरे से कमीशन वगैरह लूँगा। तो डिपेंड करता है इनकी टर्म्स एंड कंडीशन क्या है। देन कम्स योर कैंपस रिक्रूटमेंट। ये तो बहुत कॉमन है, आजकल कॉलेजेस में जाते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, वहाँ के जो पास आउट स्टूडेंट्स होते हैं ये उन्हें वहीं से उठा लेते हैं ताकि हाँ जी फ्रेश ब्लड इनके पास आ सके और कुछ नई इनोवेशन ले सके। तो अलग अलग कैंपस इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस में जाके ये वहाँ से जो भी इनके प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स हैं उन्हें लेके आते हैं। देन कम्स योर रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ में क्या है, इनके जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ है उन्हें इनकरेज करा जाता है कि आप ही हमें पहले रिकमेंडेशन दो। जैसे कि आप बिग फोर्स वगैरह में सुनते हो कि हाँ जी उन्होंने अपनी रेफरेंस देती है, एक तरह से रेफरेंस मतलब एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय ने बता दिया कि भाई ये कैंडिडेट आपके अकॉर्डिंग चल सकता है, तो रेफरेंस डलवा लेना, तो ये उसी का पार्ट एक बन जाता है। एंड देन कम्स योर लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स। लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स क्या है बच्चा, ये भी एक एजेंट होते हैं या जिनके पास ऐसे लोगों का डाटा रहता है। ये भी अगेन अगर आपके पास कोई रिक्वायरमेंट है तो आप इन्हें अप्रोच कर सकते हैं। एंड देन सेकेंड लास्ट इज एडवर्टाइजिंग ऑन टेलीविजन। ये भी अगेन किसका जैसा है बच्चा, एडवर्टाइजमेंट। उसमें भी आप ऐसी जर्नल्स वगैरह में, टेलीविजन में देते हो, बट यहाँ पे इन्होंने एक अलग से पॉइंट बनाया हुआ है। एंड देन कम्स योर वेब पब्लिशिंग, जिसमें क्या है अलग से वेबसाइट्स बनी हुई हैं। जैसे एग्जांपल है इंडीड, कि जहाँ पे जिसको जो जॉब सीकर्स हैं और या फिर जो इन्हें कैंडिडेट्स चाहिए, दोनों आपस में अपनी रिक्वायरमेंट्स डालते हैं और जहाँ पे वो चीज़ मैच हो जाती है तो वो लोग आपस में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। क्लियर है बच्चा? फटाफट से एक बार रीड कर लीजिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल हो सकती है बच्चा,
बिल्कुल होती है। प्रमोशन भी हो सकती है कि हाँ जी ट्रांसफर करके प्रमोशन कर दी, बिल्कुल हो सकता है, दोनों चीजें इकट्ठी भी हो सकते हैं। हो जाएगा बच्चा, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक क्लियर है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने पढ़ा कि जो स्टाफिंग कितनी चीज़ों से बनी है, 3 से। कौन कौन सी? रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट कैसे कैसे हो सकती है? इंटरनल, एक्सटर्नल। क्लियर है? हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? उसके बाद सेकंड क्या था हमारा? सिलेक्शन। अब हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा आपका अगला स्टेप, जो कि क्या है? सिलेक्शन है। एक बात बताऊँ, किसी भी चैप्टर को पढ़ते हो ना एक स्टोरी लाइन की तरह पढ़ सकते हो। जैसे कि ये चैप्टर क्या है, बच्चों को ना यही कंफ्यूजन होती है यार, कहाँ पे रिक्रूटमेंट शुरू हुआ था, कहाँ पे ट्रेनिंग शुरू हो गया, पता नहीं कहाँ पे ये सिलेक्शन शुरू हो गया। बट ये चैप्टर क्या है, इन्होंने ना अपने आप में चैप्टर्स खोले हैं। पहले स्टाफिंग बता दिया, इंपॉर्टेंस बता दी स्टाफिंग की क्या है, उसके बाद ये कितनी चीजों से बना है। स्टाफिंग में सिर्फ सिलेक्शन नहीं आती, इसमें रिक्रूटमेंट भी आती है एंड ट्रेनिंग भी आ जाती है। अगर एक लेमैन समझेगा, हम मुझसे बोलेंगे स्टाफिंग क्या है, तो छोटा बच्चा बोलेगा वो क्या, बंदों को सिलेक्ट करना, ठीक है, ये 10th क्लास का बच्चा भी बोल देगा। बट आप में और उसमें डिफरेंस क्या है कि आपको पता है कि जो स्टाफिंग है वो 3 कंपोनेंट्स को मिला के बनी है। अब इन्होंने एक एक करके कंपोनेंट खोला कि जैसे पहले रिक्रूटमेंट, रिक्रूटमेंट कैसे कैसे हो सकती है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? सिलेक्शन। सिलेक्शन कैसे होएगी, अब वो पढ़ेंगे। फिर हम क्या पढ़ेंगे? ट्रेनिंग। ट्रेनिंग कैसे कैसे हो सकती है, ऑन द जॉब, ऑफ द जॉब। समझ आ रहा है? तो ये एक पूरा चैप्टर ऐसे है कि हाँ जी ये अलग अलग उसमें ना पार्ट्स खोलते जाते हैं। बट जब एक चैप्टर कोई 20 या 25 पेजेस का होता है ना, बच्चों को यही नहीं पता लगता मैं पढ़ क्या रहा हूं, उसमें प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो आपको किसी भी चैप्टर को पढ़ना सबसे पहले एक दिमाग ये खोल लेना कि भाई ये चीज यहाँ पे आई क्यों, पूछी क्यों गई। क्लियर है? तो आइए देखते हैं। देन आपका आ जाता है बच्चा सिलेक्शन। सिलेक्शन में क्या है, जिसमें आप आइडेंटिफाई करते हैं एंड बेस्ट पर्सन सिलेक्ट करते हैं, किसमें से? आउट ऑफ योर प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स, जो कि किसके थ्रू आए हैं? रिक्रूटमेंट के थ्रू। रिक्रूटमेंट होगी, कैंडिडेट्स ने अपनी एप्लीकेशन दे दी, अब आपने उनमें से क्या करना है? सिलेक्ट बेस्ट पर्सन। आपके पास एप्लीकेशन तो बहुत सारी आई होंगी, बट आप सारी एप्लीकेशंस को तो अपने पास रख नहीं सकते, सारे कैंडिडेट्स को तो बुला नहीं सकते, तो आपके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए बेस्ट पर्सन को सिलेक्ट करना पड़ेगा। आइए देखते हैं। अब कहते हैं ये सिलेक्शन होती कैसे। ऐसा नहीं है कि हाँ जी इंसान आया, हाय हेलो करी, हाँ मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसे कर कल से जॉब पे आ गया, तो ऐसा नहीं होता। प्रैक्टिकली सोचो कि जब आप इंटरव्यू के लिए जाओगे, ठीक है, पहले आपने अपना रिज्यूमे भेजा। रिज्यूमे क्या है उनके लिए? रिक्रूटमेंट, कि वो सर्च कर रहे हैं। अब उनको आपका रिज्यूमे पसंद आएगा, पसंद आएगा या नहीं आएगा, ये किसका पार्ट है? सिलेक्शन का या रिक्रूटमेंट का? सिलेक्शन का। रिज्यूमे पसंद आना या रिज्यूमे को रिजेक्ट करना भी किसका पार्ट बन जाता है बच्चा? सिलेक्शन का। एक बात याद रखना, जितने भी स्टेप्स आप अब पढ़ोगे, किसमें पढ़ोगे? सिलेक्शन। एक भी स्टेप में उन्हें कैंडिडेट ना अच्छा लगा तो वो कैंडिडेट वहां से बाहर होता जाएगा। 100 एप्लीकेशंस आ गई, वो एप्लीकेशन आना कहां तक का पार्ट था? रिक्रूटमेंट का। अब मैं बैठ के 100 एप्लीकेशन को एनालाइज करूं, जो 100 की 100 तो सिलेक्ट नहीं करूंगी, 100 में से कितनी निकालूंगी? 50। अब वो 50 निकालना भी किसका पार्ट है? सिलेक्शन का। कईयों को ऐसे लगता है कि एप्लीकेशन निकालना किसका पार्ट है? रिक्रूटमेंट का, बट नहीं, एप्लीकेशन सिलेक्ट करना भी किसका पार्ट है? सिलेक्शन का। ठीक है, आइए देखते हैं। सबसे पहले प्रोसेस, जो सिलेक्शन प्रोसेस रहता है, उसमें सबसे पहली चीज रहती है प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग। प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग में क्या रहता है बच्चा? जितनी भी के पास एप्लीकेशन फॉर्म आई है, उसमें से सारी अनक्वालिफाइड जो कैंडिडेट्स हैं उन्हें बाहर कर देना। जैसे मैं कहूँ 100 जनों ने मेरे पास अप्लाई करा था, उसमें से मेरे को 40 का रिज्यूमे अच्छा नहीं लगा, तो मैंने उसमें से 60 लोगों का रिज्यूमे जो चुन लिया, वो भी किसका पार्ट है? मेरा प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग का। अब ठीक है, मेरे को 60 लोग अच्छे लग रहे हैं कि यार ये हो सकता है मेरी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करें, और मेरे को सिलेक्ट करने हैं सिर्फ 20। 60 है, 20 सिलेक्ट करते हैं, अब मैं उन्हें बाहर करती जाऊंगी?
अलग अलग स्टेप्स में जो एम्प्लॉय उसको क्वालिफाई नहीं करेगा उसे मैं वहाँ से बाहर करती जाऊँगी। अब मैं क्या करूँगी, मैं अब तक उन्हें मिली नहीं हूँ तो उससे पहले बुलाऊँगी कि ऐसे करो 60 कैंडिडेट्स हो, आ जाओ मेरे को एक टेस्ट करके दिखाओ जिसमें हो सकता है मैं उनकी लॉजिकल रीजनिंग ऐसी चीज़ें सिलेक्ट करूँ। अब आप सोच रहे हो आप कहाँ पहुँच गए, आपका रिज्यूमे सिलेक्ट हो गया, खुश नहीं होना, कोई ऑफर लेटर नहीं आया अगर रिज्यूमे सिलेक्ट हो गया। अब आप उनके रिटन टेस्ट की तरफ जाओगे, वो आपसे टेस्ट लेंगे जिसमें कि क्या है, वो आपके ये देखेंगे कि भाई आपकी जो आप चीज़ों को कैसे सोचते हैं, क्या जैसे क्वेश्चन होते हैं अलग अलग। एक बार ना मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। एक ऐसा क्वेश्चन आया कि जैसे सपोज करो शायद मैंने आपको ना क्लास में भी एग्जांपल दी हुई है कि आपको ना कोई प्रोजेक्ट चल रहा है, उसमें आपका बॉस आपको लीड कर रहा था और आप 10 लोग थे। 10 में से बाई चांस क्या हुआ, जैसे कोविड वगैरह आ गया एकदम से और 5 जनों को कोविड हो गया, तो उस केस में क्या है, 5 अब नहीं आ सकते ऑफिस में और उन्हें थोड़ी ज़्यादा बीमार हो गए वो। तो उस केस में पूरा जो 10 लोगों का प्रेशर था आप पे आ गया, 5 लोगों पे। आपने उस ग्रुप को, 5 में भी आपने उस ग्रुप को लीड करना है। तो इस सिचुएशन में आप क्या करोगे? उनमें से 3 एम्प्लॉइज ऐसे हैं जिनको जो रिकवर हो रहे हैं और वो 5 या 6 दिन में ज्वाइन कर सकते हैं, बट अभी भी उनमें वीकनेस वगैरह है। पूरी ऐसी स्टोरी लाइन बनाई हुई, 2 तो बिल्कुल ही बीमार है, वो नहीं आ सकते। आप इस सिचुएशन में क्या करोगे? सब्जेक्टिव, हर बंदा अपना अलग पॉइंट ऑफ व्यू बताएगा। कोई तो ये लिखेगा महान बनने के लिए कि भाई 5 हैं, मैं सारा प्रेशर हैंडल कर लूंगा, मेरे को करो आप पॉइंट, मैं करूंगा सारा प्रेशर हैंडल, 5 सोने दो बेटा, जाओ हम देखेंगे। और किसी का पॉइंट ऑफ व्यू ये हो सकता है कि भाई हमसे अगर हम 5 उस चीज को संभालेंगे तो हो सकता है हमारी एफिशिएंसी कम हो। ऑब्वियसली किसी प्रोजेक्ट के लिए 10 लोगों की रिक्वायरमेंट है तो 10 ही चाहिए, तो हमारी एफिशिएंसी कम हो जाएगी। तो हो सकता है उसका आंसर ये हो कि मैं ऐसे लोग ढूंढूंगा जो उन 5 को रिप्लेस कर सके, कोई नए ढूंढूंगा। तो हर एक का अपना आंसर हो सकता है। तो यही चीज वो देखते हैं कि भाई इस इंसान की सोच क्या है, और वो उस एम्प्लॉय को सिलेक्ट करते हैं जिसने बेस्ट आंसर लिखा हो, कि थोड़ा अट्रैक्टिव हो, अलग तरीके का हो, कि वो सोचता कैसे। इससे ना एम्प्लॉयज की सोच पता लगती है कि वो अपने आप को ही डोमिनेट नेचर के हैं या उनको पार्टिसिपेटिव नेचर के, नहीं कि बाकी भी आए। ठीक है, और ऊपर से लास्ट कि आप वो 500 के लिए क्या करना चाहोगे, कुछ करना भी चाहोगे या अपने काम पे कंसंट्रेट करोगे। तो उस टाइम पे आप कई बार भावुक होकर ना लिख देते हो कि मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा, जो चीजें प्रैक्टिकली नहीं होती, आप नहीं कर सकते एक्चुअल में, तो उन्हें सब पता होता है बेटा। तो यही चीज़ है, हम वापस आते हैं अपनी चीज़ पे कि जो आपके सिलेक्शन टेस्ट में ली जाती है, आपका एप्लीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, इन सब चीज़ों में आपके बारे में पूछा जाता है आपसे। अब क्या है, अब इस टेस्ट में भी क्लियर हो गए, उसके बाद क्या हो जाता है बच्चा, आपका एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। अब आपका पैनल इंटरव्यू 1 to 1 वो आपसे बुलाएंगे और आपसे क्वेश्चनिंग करी जाएंगी कि जो भी एप्लीकेंट्स क्वालिफाई हो जाते हैं अपने टेस्ट में, और उससे बाद उन्हें इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। इंटरव्यू क्या है बच्चा, एक फॉर्मल इन डेप्थ कन्वर्सेशन है जिसके द्वारा कि एप्लीकेंट्स को इवेल्युएट किया जाता है। ठीक है, अब आपकी इंटरव्यू भी होगी। अब आएगी रेफरेंस की बात कि भाई आपको रेफर किसने करा था, आप यहाँ तक पहुँचे कैसे। अब आपका रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक किया जाएगा। तो जो भी कैंडिडेट्स हैं उन्हें बोला जाता है कि भाई आप नेम, एड्रेस एंड टेलीफोन दो ऑफ रेफरेंस की, हाँ जी आपको कैसे आप हमारे तक पहुँचे, आपने कैसे हमें अप्रोच करा, कैसे आपको हमारे बारे में पता चला, ताकि आपको ऑर्गेनाइजेशन को उस एम्प्लॉय के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल सके, ताकि वो और एडिशनल इन्फॉर्मेशन उस इंसान के बारे में पा सके। जब बेटा उसका बैकग्राउंड वगैरह सब क्लियर हो जाता है, तब आता है आपका सिलेक्शन डिसीजन। ये वो डिसीजन है जिसमें फाइनल लिस्ट बन के आती है कि कौन से 20 या 25 कैंडिडेट्स हमने सिलेक्ट करे हैं। एक लिस्ट बन के आ गई, उसके बाद उनका करवाया जाता है बेटा मेडिकल एग्जामिनेशन। मैम इसकी ज़रूरत क्या है, क्यों ज़्यादा एम्फेसिस किया जाता है कि हर एम्प्लॉय जो भी हमारे पास आए उसका एक मेडिकल चेकअप हो, हमें पता हो वो कैसा है। बेटा ये इसलिए करा जाता है कि कोई ऐसा कैंडिडेट ना आ जाए जो हर दिन बीमार रहता हो। ऑब्वियसली ऑर्गेनाइजेशन क्या करेंगे, महीना उसे ट्रेनिंग देंगी, उसके ऊपर इतना काम करेंगे, उसके बाद पता चला कि भाई उसे कोई ऐसी बीमारी है कि वो हर 15 दिन में बीमार हो जाता है, हर 2 महीने में बीमार हो जाता है। तो इसी चीज़ के लिए कि हाँ जी सिर्फ ऐसी वर्कफोर्स एम्प्लॉय करी जाए जो कि एफिशिएंट हो, जिससे कि हम अपनी इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी दोनों को इंक्रीज कर सके। तो इसीलिए क्या है, जो कैंडिडेट सिलेक्ट होते हैं उनकी मेडिकल एग्जामिनेशन करवाई जाती है। उसके बाद क्या है बेटा, उन्हें जॉब ऑफर दे दिया जाता है।
जॉब ऑफर क्या है, उनके घर पे एक लेटर जाता है कि हाँ जी यू आर अपॉइंटेड एंड यू हैव बीन कन्फर्म फॉर आर, यू आर एलिजिबल फॉर आर जॉब, कि अगर आप हमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो प्लीज़ अपनी कन्फर्मेशन दे दीजिए। अभी तक सिर्फ हमने एक्सेप्ट करा है, अभी भी एम्प्लॉय चाहे तो इस ऑफर लेटर को रिजेक्ट करके जा सकता है। अब सिर्फ एम्प्लॉयर ने भेजा है कि हाँ जी आपने सारे टेस्ट क्लियर कर लिया, आप एलिजिबल हैं हमें ज्वाइन करने के लिए, अगर आप आना चाहते हैं और ज्वाइन करना चाहते हैं तो आके आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये लेटर में क्या आते हैं, सारी टर्म्स एंड कंडीशन की जो भी एम्प्लॉयमेंट के रिलेटेड रहेंगी, कितनी वो आपको पे देंगे और क्या आपको अदर बेनिफिट्स दे दिए जाएंगे, वो सारे इस ऑफर लेटर में, जॉब ऑफर लेटर में लिखे हुए होते हैं। अब एम्प्लॉय के हाथ में क्या आ गया, जॉब ऑफर। अब वो एम्प्लॉयर के पास आएगा किस लिए बेटा, उस ऑफर लेटर को एक्सेप्ट करने के लिए, और ये बन जाता है आपका लास्ट, दैट इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जिसमें क्या है, एक रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है किसके बीच में, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई के बीच में, जिसमें वो दोनों बैठ के एग्री करते हैं। उसने तो लिख के भेजा था कि भाई इतनी जॉब मिलेगी, इतनी पे मिलेगी, इतना टाइम तुझे काम करना होएगा, या क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन थी। अब उस पर दोनों के म्यूचुअल जो साइन होते हैं कि हाँ जी मैं एग्री करता हूँ और मैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने के लिए तैयार हूँ, तो ये उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा जाता है, जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन की कैसी जॉब रहेगी, क्या आपकी ड्यूटीज़ रहेंगी, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहेंगी, कब से आपने ज्वाइन करा है, क्या आपको पेज एंड अलाउंसेस मिलेंगे, कितना काम आपको करना पड़ेगा, कि आपने अगर छुट्टी लेनी है कितनी छुट्टियां आपको मिलेंगी, अगर छुट्टी लेने से पहले कितने दिन आपको बताना होएगा, ये क्या भी रहेंगे, क्या बाकी डिसिप्लिनरी रूल्स एंड रेगुलेशन रहेंगे, वो हर चीज़ इस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट में लिखा जाता है। क्लियर है बच्चा? फटाफट से बच्चा, अगर ऑनलाइन वाले बच्चों को भी क्लियर है एक बार थम्स अप दे दीजिए और यहाँ तक रीड कर लीजिए, फिर हम अपने लास्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। सॉरी, हाँ जी भी आप भी टेस्ट के लिए आ जाओ, सिलेक्शन का प्रोसेस है बेटा, वो किस पार्ट में है, सिलेक्शन टेस्ट में आ जाएगा ना, उसमें तो सिर्फ उसमें अगर वो सिर्फ एप्लीकेशन देख के उसको इवेल्युएट करें तो प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग है सिर्फ, ठीक है। अगर आप ये कह रहे हो कि आपको क्वेश्चन फोन वगैरह पे कोई क्वेश्चनिंग करी जा रही है, ठीक है, वो आपके सिलेक्शन टेस्ट, वो भी एक तरह से आपका टेस्ट होता है, वो कैसे सिलेक्ट करता है डिपेंड करता है, जरूरी नहीं है कि वो हमेशा आपको 1 to 1 बुलाए और आपका इंटरव्यू ले, ठीक है। डन डन, क्लियर है बच्चा, चल सकते हैं, बढ़ते हैं अपने लास्ट टॉपिक की तरफ जिसका नाम है ट्रेनिंग डेवलपमेंट एंड एजुकेशन। ये क्या है बच्चा, एक कंपोनेंट है किसका, स्टाफिंग का। क्लियर है, लास्ट कंपोनेंट की तरफ आ गए। सबसे पहले क्या है बच्चा, ट्रेनिंग। ट्रेनिंग क्या है बच्चा, जिसमें आप नॉलेज इंक्रीज करते हैं, एबिलिटीज या स्किल्स इंप्रूव करते हैं किसकी, एम्प्लॉयज़ की। डेवलपमेंट में क्या है, उसकी ओवरऑल ग्रोथ हो, ठीक है, ओवरऑल ग्रोथ होनी चाहिए, सिर्फ आप उसे ऐसे नहीं, उसकी पर्सनालिटी पे भी काम करवा रहे हैं कि हाँ जी आपको कैसा दिखना है, बाकी चीज़ें कि हाँ उसे करियर में एडवांसमेंट मिले, वो किसका पार्ट बन जाता है, आपका डेवलपमेंट। एंड एजुकेशन क्या है, प्रोसेस है जिसमें आप नॉलेज या अंडरस्टैंडिंग एम्प्लॉय की इंक्रीज करवा के दे रहे हैं। तो यही सारी चीज़ है जो थर्ड स्टेप बन जाती है आपके स्टाफिंग का। अब कहते हैं इंपॉर्टेंस या बेनिफिट्स क्या हैं। अब आपके साथ एक एम्प्लॉय ने ज्वाइन करा, ठीक है, आप उसे ट्रेनिंग पे भेज रहे हो, खर्चा किसका है, कंपनी का। फायदा किसको होएगा, दोनों को। कंपनी को भी फायदा होता है तभी वो पैसे लगाती है अपने एम्प्लॉयज पे, और उसका फायदा एम्प्लॉयज को भी होता है। अब हम वो दो फायदे पढ़ रहे हैं कि क्या फायदा होएगा ऑर्गेनाइजेशन को, उन्होंने जो पैसा लगाया उस इंसान पे, अब उसे सैलरी भी पड़नी शुरू हो जाती है, एट द सेम टाइम उसे ट्रेनिंग पे भी भेज रहे हैं, और एट द सेम टाइम एम्प्लॉय को क्या फायदा होएगा, ठीक है। तो यही दो चीजें हम पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे ऑर्गेनाइजेशन को क्या क्या फायदा है। सबसे पहले क्या है बच्चा, सिस्टमैटिक लर्निंग। सिस्टमैटिक लर्निंग का मतलब क्या है कि हाँ जी जैसा बाकी सारे आपके एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं वैसे ही वो नया एम्प्लॉय काम करेगा। ऐसा नहीं है कि वो अपनी मर्जी से आके कुछ भी लगाता चला जाएगा, कि नहीं अब मैं कहूँ कोई नया टाइपिस्ट आया, उसने बोला छोड़ो आपकी सारी बुक्स खराब है यार, मैं बताता हूँ आपको कैसे बनानी है, ठीक है। उसने मतलब पुराना सारा पैटर्न नहीं चेंज कर दिया, उसे ट्रेनिंग देने की जगह वो हमें ट्रेनिंग दे रहा है कि आओ आपको तो पता ही नहीं, मैं सिखाता हूँ कैसे बनाना है, आपको तो ये डब्बे बनाने नहीं आते, ठीक है। उससे क्या है कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आएगा। पुराने कहेंगे हम पागल हैं, और नया वाला कहेगा मैं पागल हूँ,
मैं बता रहा हूँ कैसे काम करना है। तो इससे क्या है, दोनों का फायदा कि भाई दोनों मिलजुल के चले, वो कुछ चीज़ें हमें बताएगा और हम कुछ चीज़ें अपनी उसे सिखाएंगे। तो एक सिस्टमैटिक लर्निंग होगी ताकि दोनों जने आपस में साथ साथ सेम वेवलेंथ पे चल सके। देन क्या है, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। जितना आप एम्प्लॉय को ज़्यादा सिखाओगे उतने अच्छे से वो परफॉर्म कर पाएगा, तो ओवरऑल बेनिफिट किसको होएगा, उसका ऑर्गेनाइजेशन को, उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। देन क्या है, प्रिपेयर फ्यूचर मैनेजर, कि हाँ जी अगर आपने एक इंसान को इतनी नॉलेज दे दी, इतने स्किल्स दे दिए, कल को आपने उसे एक सेपरेट टीम बना के भी लीड करवाना है तो वो भी आप उससे करवा सकते हैं, क्योंकि उसके पास उस पर्टिकुलर जॉब के रिलेटेड हर चीज़ की नॉलेज है। ठीक है, तो आपने एक एम्प्लॉय हायर करा था जो कि बन क्या गया, मैनेजर बन गया। ठीक है, एंड दिस क्या है, बूस्ट मोरल ऑफ एम्प्लॉयज। ऑब्वियसली कहते हैं अगर एम्प्लॉय खुश रहेगा तभी ऑर्गेनाइजेशन खुश रहेगी। अगर एम्प्लॉय खुश है तो वो ऐसा नहीं होगा कि रोज छुट्टी मारना चाहता है कि यार मुझे मजा नहीं आ रहा, छुट्टी मार लो, और ना ही वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जाएगा। अगर किसी को आप वो काम दोगे जो उसे ऑलरेडी आता ना बेटा, एक तो वो खुशी से काम करेगा, उसे मजा आएगा कि यार सुबह उठ के ऐसा नहीं लगेगा कि हाय आज जाना पड़ेगा, उसे वाह आज जाना पड़ेगा, मतलब वो रात को सोता हो वेट करे कि मैं कल सुबह कब जाऊं काम पे। वैसा एम्प्लॉय नहीं चाहिए कि रात को सो रहा है और सुबह उठ के सोचा हाय यार आज फिर से काम पे जाना पड़ेगा। जैसे स्कूल डेज में होता है, दो तरह के बच्चे होते हैं, एक को तो ऐसे लगता है कि यार हाय आज फिर स्कूल जाना पड़ेगा, और दूसरा बच्चा ऐसा होता है यार संडे आ गया, क्यों आ गया यार संडे, मुझे तो स्कूल जाना था। ज़्यादा शरारती बच्चों को होता है कि घर पे तो मम्मी पापा से चाटते पड़ जाएंगे अगर कुछ करूँगा, स्कूल में जाके बहुत कुछ कर सकता हूँ। मैं ऐसी थी जिसे वेट रहता था। मैं लिटरली आपको बताऊँ, मेरा तो इतना बुरा हाल था, मेरे को फीवर हो जाता था ना, मैं घर पे बताती नहीं थी, मतलब मेरी तबीयत नहीं ठीक ना, मैं बताती नहीं थी। मैं कहता क्यों नहीं बताती थी, मेरे पापा कहेंगे छुट्टी मार ले, और मैंने मारनी नहीं थी कि मैं तो जाना है, स्कूल जाना है ना, घर पे रहूँगी तो ये लिटा के रखेंगे, स्कूल में जाऊँगी तो मजे करेंगे। तो मतलब ये होता है कि हाँ एम्प्लॉय भी ऐसा हो कि भाई उसे सुबह उठ के वेट रहे कि हाँ मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में जाऊँगा। वो खुश कब रहेगा, जब भाई उसके मतलब का काम होएगा, उसे आता होएगा। अगर काम आता है आप भी नहीं डांटोगे, हर दिन उसकी प्रेज होएगी। ठीक है, तो ऐसे ही एम्प्लॉय है कि यही फायदा होता है कि भाई ना ही तो एम्प्लॉय एब्सेंट होकर राजी होता है और ना ही उसकी एम्प्लॉय टर्नओवर की वो बार बार आपकी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा नहीं है कि आ जाता है 2 महीने बाद एम्प्लॉय छोड़ के चला जाता है। तो ये भी फायदे आपको रहते हैं। क्लियर है बच्चा? अब देखते हैं कि हाँ जी उन एम्प्लॉयज़ जिनको ट्रेनिंग दी जाती है उनको इसका क्या फ़ायदा रहता है। तो इसमें सबसे पहले क्या है, उनकी करियर ग्रोथ होएगी कि हाँ जी उनके करियर में बूस्ट मिल रहा है, उनको नई चीज़ें सीखने के लिए मिल रही है। देन क्या है, अर्निंग्स इंक्रीज होंगी, वो आपको ज़्यादा अच्छी प्रोडक्टिविटी करके देंगे तो ऑब्वियसली आप उनकी अर्निंग्स भी बढ़ाओगे। देन क्या है, सेफ्टी ऑफ एम्प्लॉयज़। सेफ्टी ऑफ एम्प्लॉयज़ में क्या है कि जब आप एक एम्प्लॉय को प्रॉपर ट्रेनिंग दे रहे हो कि भाई इस मशीन को, इस इक्विपमेंट को कैसे चलाना है, तो कोई भी एक्सीडेंट वगैरह होने का चांस कम होते रहेंगे। तो यही है कि लेस प्रोन टू एक्सीडेंट वगैरह कम होंगे। एंड देन कम्स योर हाई मोरल, जिसमें क्या है कि जितनी ज़्यादा जॉब सेटिस्फेक्शन होएगी और जो ग्रेटर जॉब सेटिस्फेक्शन एज दे नो देयर जॉब, क्योंकि उन्हें उनका काम आता है। क्लियर है बच्चा? देन मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग। अब हम ये जो ट्रेनिंग कह रहे हैं ये कैसे दी जा सकती है, इसके 2 तरीके कौन से बेटा, ऑन द जॉब एंड ऑफ द जॉब। ऑन द जॉब ट्रेनिंग क्या है बच्चा आपकी, ये वो मेथड है जब आपको वहाँ पे वर्क प्लेस पे बिठा के ही आपको क्या है ट्रेनिंग दी जाती है। एंड ऑफ द जॉब क्या है, जब आपको कहीं बाहर भेज दिया जाता है, जैसे कि मैं कहूँ आपकी कंपनी इंडिया में है बट उन्होंने आपको यूएसए वगैरह भेज दिया कि यहाँ वहाँ जाओ और ट्रेनिंग सेंटर है हमारा, वहाँ पे जाओ और ट्रेनिंग लेके आओ, फिर हमारी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करना। तो वो क्या बन जाता है बच्चा आपका ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, जहाँ पे आपको एम्प्लॉयज़ को अपनी जॉब के मेन जॉब से बाहर भेज दिया जाता है। उसके बाद बेटा आपके वेरियस मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग है, ये आई गेस आपको एक बार इन डिटेल ही पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, इन्हें एक बार अच्छे से पढ़ लेना, इनमें कोई भी डाउट होएगा तो हम इन डाउट्स को ले लेंगे। ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, तो ये आप एक बार अच्छे से खुद से इन डिटेल पढ़ोगे। ये टॉपिक मैं आपको नहीं रेकमेंड करूँगी कि आप समरी में से पढ़ें। क्लियर है बेटा? आज के लिए इतना ही रखते हैं बेटा। अगर आपको कोई भी डाउट है इस चैप्टर के रिलेटेड तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इस चैप्टर के नोट्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF की फॉर्म में मिल जाएंगे। आज के लिए इतना ही बच्चा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।